बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सेकंड लेक्चर है और इसको मैंने 2 पार्ट्स में तकसीम कर लिया है क्योंकि थोड़ा लेंथी है। तो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड लेक्चर। लेट्स प्रोसीड टू द लेक्चर। सो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था, इसको भी इधर भी फिगर से थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। So ये क्या है, the total response of a structure on account of the combined actions of any two systems of external forces P1 and P2 is equal to the sum of the responses of two systems of forces acting individually। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके साथ बीम है, इसके रिएक्शंस है, इस दृष्टि से आपका हमारा कोई फ़ायदा फ़िलहाल कोई काम नहीं है। आप इस पर लोड लगा लेते हैं, सही है। इस लोड लगाने से आपका जो बीम है वो इसका डिफॉर्म शेप ये हो जाता है। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मैं एग्जेजरेटेड बहुत बड़ा बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसमें आपके साथ डेल्टा 1 डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इस लोड की वजह से ये इसकी बीम डिफॉर्म शेप है और इसकी वजह से ये आपके साथ डेल्टा 1 आ जाता है, सही है। तो इस सुपरपोजिशन का मतलब ये है, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जब आप लोड लगाते हैं तो P1 लोड की वजह से आपके साथ डेल्टा 1 आ जाता है। इसी तरह आप P1 को हटा लें और इधर P2 लगा लें, P2 से आपके साथ डेल्टा 2 की डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, सही है। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को आप जमा कर लें तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जब आप P1 और P2 इकट्ठे इस पर लगा लें तो इसे इकट्ठे लगाने से आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी और अलग-अलग लगाने से जो आपके साथ डिस्प्लेसमेंट आएगी, आप अलग-अलग के लगाने वाले जो लोड्स है उसके डिस्प्लेसमेंट को जमा कर ले, यानी डेल्टा 1 डेल्टा 2 को, और फिर जो इकट्ठा लगाना आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट आई थी दोनों आपके साथ सेम होंगी, सही है। तो यह है आपके साथ डेल्टा 1 और डेल्टा 2, यानी आप पहले डेल्टा लोड 1 लगा ले, उसके बाद P2 लगा लिया, P2 लगा, इसके बाद P1 लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप इकट्ठे लगा लें और इकट्ठे लगाने में पहले आपने 2 लगाया, उसके बाद 1 लगाया है, उसके बाद 1 लगाया और फिर डायरेक्ट जो है P2 लगाया है। तो ये सब के साथ सब में आपके साथ डेल्टा जो है ये या डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन, ये सेम आएगी, सही है। ये इधर एक्सप्लेन भी है कि डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 1 प्लस 2 क्या है, डेल्टा 2 प्लस 1 इसका क्या मतलब है, सही है। तो ये प्रिंसिपल सुपरविजन कब काम करता है, इसकी आपके साथ कुछ एजम्पशंस है, सही है। यानी आपके साथ जब ये एजम्पशन इस पर आ जाए, यानी आप कुछ ज्यूम कर लेते हैं, एक ख्याली आपको जो है इसमें कंडीशन रख लेते हैं, तब आपके साथ प्रिंसिपल सुपरविजन काम करता है। वो है कि आपके साथ स्ट्रक्चर जो है या बॉडी इलास्टिक कंडीशन में होनी चाहिए, सही है। अगर आपके साथ इलास्टिक का मतलब है कि आप किसी बॉडी पर लोड लगा ले, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाती है, उसी जो है आप जब लोड जैसे हटा ले तो आप डिफॉर्मेशन खत्म हो जाती है वापस, सही है। अपने ओरिजिनल कंडीशन पर स्ट्रक्चर वापस आ जाते हैं, उसको हम इलास्टिक कंडीशन कहते हैं, सही है। और आपके साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम है दूसरे डायमेंशन से, मतलब बीम की जो लेंथ है तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। अदर लेंथ फॉर एग्जांपल 20-30 फीट का बीम है तो उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम होगी, सही है। वो 0.5 इंचेस 1 इंचेस एक्सेट्रा, सही है। वो 1 इंच भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह की बहुत कम जो है वैल्यूज होती है, तब आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा, सही है। जब आपके साथ डेल्टा ज़्यादा आया है, इसका मतलब है कि आपके साथ बीम फेल हुआ है, तो उस केस में आपका जो है इलास्टिक कंडीशन होता भी नहीं है। और बॉडी आपके साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, सही है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि द बॉडी इज एट रेस्ट और आपके साथ जो फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम के, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आपके साथ प्रिंसिपल सुपरविजन काम करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि सारा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो है आपका इस पर बेस्ड है, सही है। फ्लेक्सिबिलिटी में एक दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। एक्शन का मतलब लोड्स और डिस्प्लेसमेंट्स जो एक्सटेंशन है उसके दरमियान आप क्या, उनके माबेन आप जो है एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ताकि आपके लिए यानी बहुत ज़्यादा बेसिक इक्वेशंस है, और इस वजह से आपका जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में भी इस्तेमाल होता है, स्टिफनेस में भी इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको शो कर लेते हैं। लेट एफ बी द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एस बी द स्टिफनेस। तो फॉर एग्जांपल आपके साथ एक ओरिजिनल स्प्रिंग है, सही है। आपने इस पर इस डायरेक्शन में लोड लगा लिया, सही है। तो इस लोड लगाने से क्या होगा कि आपका जो स्प्रिंग है उसमें इतनी आपके साथ डिफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन फॉर एग्जांपल इधर पहले से स्प्रिंग इधर तक, आपने इधर लोड लगा लिया
आप स्प्रिंग की जो इसमें इतनी ज़्यादा डी जो है डी या इसमें डिफॉर्मेशन या इतनी जो है एक्सटेंशन आ गई और इसकी जो है पोजीशन पहले ये रेड डॉट थी अब इस ब्लू डॉट तक चली गई है। सही है, तो इसको कोरिलेट कर लेते हैं। सो एज द स्प्रिंग इज इन इलास्टिक कंडीशन, सही है, सो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पी का मतलब है कि जितना लोड आप पी लगाते हैं उतना आपके साथ डी बढ़ता जाएगा। पी ज़्यादा लगेगा तो डी आपके साथ ज़्यादा आएगा, एक्सटेंशन ज़्यादा आएगी। सही है, तो इसको हम एक क्वांटिटी से यानी इन दूसरे से कोरिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे तो दूसरा क्वांटिटी भी आपके साथ बढ़ रहा है, यानी पी आप बढ़ाते तो डी भी आपके साथ बढ़ता है। लेकिन इस केस में हमने डी पहले लिखा है, पी बाद में लिखा है। सही है, अब हमारे साथ नॉर्मली जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाते हैं तो आप इसकी जगह इज इक्वल टू निशान जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। सही है, क्योंकि ऊपर इक्वेशन का मतलब है कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डी ज़्यादा हो रहा है पी के ज़्यादा होने से, लेकिन तो कितना ज़्यादा हो रहा है तो वो कितना जो है वो आपको ये वाली वैल्यू जो है दे देता है। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली। आपको ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो f इज इक्वल टू डी बाई पी, तो इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी। सही है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट वैल्यू ऑफ एक्शन। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ क्या है? अगर आप इधर p की वैल्यू 1 लगा लें, p जिस ये एक्शन है, ये लोड है, तो आपके साथ अगर p की वैल्यू आप 1 लगा लें तो f इज इक्वल टू डी। तो फ्लेक्सिबिलिटी अब असल में डिस्प्लेसमेंट है। सही है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है कि 1 यूनिट लोड से आपके साथ जितनी डिस्प्लेसमेंट आती है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। सही है, अगर P1 लगा ले आप तो F इज इक्वल टू डी, यानी 1 यूनिट आप लगाते हैं, 1 किलो न्यूटन है, 1 न्यूटन है, 1 किप है, जो भी इसे यूनिट आप देते, तो 1 यूनिट आप लोड लगा लें तो आपके साथ जितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी उस डिस्प्लेसमेंट को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। सही है, अच्छा स्टिफनेस की तरफ आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वही आप लोड लगा दे तो आपके साथ इतनी एक्सटेंशन आ जाती है। तो स्प्रिंग इज लीनियर इलास्टिक कंडीशन, सो P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P। वही इक्वेशन है लेकिन इधर इस केस में आपने P पे लगा दिया है। सही है, P जितनी आप बढ़ाओगे और D आपके साथ बढ़ती जाएगी। सही है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, S लगा दें इज इक्वल टू S, तो ये S आपके साथ स्टिफनेस है। सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। So by cross multiplication we get this equation S is equal to P by D, this is equation number 4। तो अगर आप इधर देख ले तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस क्या है आपके साथ? एक्शन रिक्वायर्ड टू डू अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो स्टिफनेस असल में आपके साथ फोर्स है। सही है, कितना फोर्स? कि वो फोर्स जो 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर सके। 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच है, 1 फुट है, जितना भी है, जिस सिस्टम में आप बात कर रहे हैं उस यूनिट्स में आपके साथ जो फोर्स आप लगा लें, जितना भी फोर्स आपके साथ आ जाए, लेकिन उससे डिस्प्लेसमेंट अगर आपके साथ 1 यूनिट है तो वो फोर्स आपके साथ स्टिफनेस कहलाएगी। सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के दरमियान जो है रिलेशनशिप बनाते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 में आप d की वैल्यू लगा लें। d की वैल्यू कहाँ से आएगी आपके साथ? d की वैल्यू आपके साथ इक्वेशन नंबर 1 पिछले स्लाइड से आएगी। सही है, सो दिस इज p इज इक्वल टू एस डी, इक्वेशन नंबर 3। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू d एफ पी, सो आपके साथ कटिंग वगैरह कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 1 इज इक्वल टू एस एफ, ये p आपके साथ कट जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो s इज इक्वल टू 1 बाय एफ और f इज इक्वल टू 1 बाय s। तो अगर आप देख ले तो स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप एक जो है इंक्रीज करें तो दूसरा आपके साथ डिक्रीज कम होता जाता है, आप एक इंक्रीज कर ले दूसरा आपके साथ बहुत कम होता जाता है। सो दैट इज बोथ S एंड F आर इनवर्सेस टू ईच अदर। सही है, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सेस है। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फोर्स। फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आप 1 यूनिट फोर्स लगा लें, 1 यूनिट फोर्स लगा लें तो आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। स्टिफनेस क्या कहेंगे इसके से? स्टिफनेस आप जितना भी फोर्स लगा लें लेकिन आपके साथ डिस्प्लेसमेंट यूनिट होनी चाहिए तो उस फोर्स को हम स्टिफनेस कहेंगे। स्टिफनेस इज अ फोर्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज डिस्प्लेसमेंट। सही है, एंड दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है, तो इसकी जगह अब हम क्या करेंगे? अब हम फ्लेक्सिबिलिटी या मैं स्टिफनेस मेथड जो करते हैं तो हम ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स अप्रोच।
हम दो किस्म के अब मैट्रिक्स मतलब जो आप मैट्रिक में अगर आपने पढ़ा होगा, ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक इक्वेशन आप बनाते थे, सही है, तो उसको मैट्रिक्स के ज़रिए से सॉल्व करते थे। जो इक्वेशंस थी फर्स्ट जो है लीनियर इक्वेशंस थी, आप उसको मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करते थे, सही है। तो इसमें भी स्टेफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को भी हम मैट्रिक्स की तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स की हेल्प से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके डिटेल में हम जाना चाहें तो सबसे पहले हमारे साथ जो है मैट्रिक्स पर हम दो किस्म के अप्रोचेस यानी करते हैं। एक है आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी और फोर्स मेथड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे साथ स्टेफनेस और डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो फ्लेक्सिबिलिटी और फोर्स मेथड अगर आप पिछले स्लाइड में चले जाए तो फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी पर यूनिट फोर्स के साथ अगर आप रिलेट कर ले तो इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी को फोर्स मेथड कहते हैं और स्टेफनेस को डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि इसमें आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट से जो है इसे को रिलेट करते हो, इससे यूनिट फोर्स, सही है। तो दो किस्म के तरीके को हम मिड टर्म में पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और फोर्स मेथड, और स्टिफनेस और डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम फाइनल टर्म में पढ़ेंगे। सो ये हमारे साथ मिड टर्म का कोर्स है फ्लेक्सिबिलिटी और फोर्स मेथड। दिस मेथड इज ये हम मैट्रिक्स के जो है इसके बेसिक्स में जाने चाहते हैं तो हम ये सब एक्सप्लेनेशन अब करेंगे, सही है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड कर लेते हैं कि आपके साथ स्ट्रक्चर कितनी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, कितनी डिग्री इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, सही है। और उसके बाद आप रिडंडेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रिडंडेंस किसे कहते हैं, जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 5 रिएक्शंस है, 5 अननोन है, और आपके साथ एक पार्ट के लिए सिर्फ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो 5 अननोन्स है और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आपके साथ 2 एक्स्ट्रा रिडंडेंट एक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो और 2 एक्स्ट्रा के लिए आप 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन जो है डिराइव करेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिटरमिनेसी फाइंड कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कितना डिग्री इंडिटरमिनेट है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो रिडंडेंट्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सही है, उसको नाम दे देते हैं, सही है, और एक सिस्टम बना लेते हैं। और उसके जो है AR1, AR2, AR3, AR4 एंड ARN n नंबर ऑफ एक्शंस जो है आपके साथ अगर लगे हैं, n नंबर ऑफ रिडंडेंट्स, तो आप जो है उसकी जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी डायरेक्शन जूम कर लेते हैं, सही है। तो जब आपके साथ बहुत ज़्यादा रिडंडेंट एक्शन है तो 1 2 3 4 5 से हम उसके कोऑर्डिनेट्स को यानी उसको नाम दे देते हैं, सही है। अगर आपके साथ कम है तो हम उसको ABC नाम भी दे सकते हैं, सही है। 1 2 3 या 2 से है, 2 से ज़्यादा हो गए तो आपके साथ फिर हम मजबूर इसको हम ये नाम देते हैं, सही है, 1 2 3। इसकी तरफ एग्जांपल में आ जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद रिडंडेंट को जब नाम देते हैं उसके बाद आप उन रिडंडेंट्स को हटा लेते हैं, तो आपके साथ वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है रिडंडेंट्स के हटाने के बाद, सही है। फॉर एग्जांपल आपके साथ 2 एक्स्ट्रा रिएक्शंस थे, आप उसको हटा दे रहे तो आपके साथ जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो रिलीज स्ट्रक्चर कहलाता है, और वो डिटरमिनेट होता है, यानी उसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, सही है। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके साथ 5 अननोन्स है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आपके साथ 5 अननोन्स है, इसका मतलब है 5 - 3 = 2 डिग्री इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो आप उन 2 को हटा लेते हैं, 2 रिडंडेंट एक्शन को, तो आपके साथ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाते हैं, और 3 जो है आपके साथ रिएक्शंस हो जाती है, यानी अननोन हो जाते हैं, तो आपके साथ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट बन जाते हैं, और उसको हम रिलीज स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं, सही है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें इस्तेमाल होता है, सही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ड्यू टू अप्लाइड लोड एंड रिडंडेंस। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये कोई बीम है, कंटिन्यूस बीम है, आप इस पर लोड, ये आपके साथ लोड इस पर लगाए, और ये जो है रिएक्शंस प्रोवाइड हो रहे हैं, सही है, ये वाला। तो अगर आप देख लें तो आपके साथ 4 रिएक्शंस है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके साथ 3 है, सही है। 4 अननोन्स है और इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके साथ 3 है। ये P तो अप्लाइड लोड है ना, ये तो आपको इसकी वैल्यू पता होती है, और इन HA, VA, VB, VC की वैल्यूज आपको पता नहीं है, सही है। तो आप क्या करें, आप इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ 4 रिएक्शंस है और सिर्फ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो 4 - 3 से आपके साथ 1 डिग्री आ जाता है, तो 1 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आपके साथ ही। तो आप क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेट बनाते हैं। तो डिटरमिनेट अगर आप देख ले तो आप कैसे इसको डिटरमिनेट बनाएंगे, तो आप फॉर एग्जांपल या तो इस सपोर्ट को हटा लें, या बी को या सी को, इन 2 सपोर्ट में से आप किसी एक को हटाएंगे ताकि आपके साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, वो डिटरमिनेट बन जाता है।
तो जो आप हटा लेते हैं उसको आप रिडंडेंट एक्शन नाम देते हैं। तो इसमें आप इस वीबी को भी हटा सकते हैं, वीसी को भी हटा सकते हैं, और इस सपोर्ट ए को हटा इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपके साथ स्ट्रक्चर फिर अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब आपके साथ दो रोलर हो तो जितनी भी रोलर हो तो कम से कम एक हिंज होना चाहिए ताकि आपके साथ जो है बीम जो है वो स्टेबल हो, फेल ना हो। सही है, क्योंकि रोल सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, जैसे आप हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। अब अगर आप इस बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो वो ये भी सपोर्ट नहीं कर सकेगा, बी भी सपोर्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन ए सपोर्ट कर सकेगा क्योंकि आपके साथ ए ये हॉरिजॉन्टल जो है ये रिएक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप इसमें आप क्या करेंगे, या तो वीबी को रिडंडेंट एक्शन लेंगे या वीसी को लेंगे। सही है, तो इस केस में आपके साथ दो चॉइसेस हो सकते हैं, वीबी भी और वीसी भी। हम दोनों पढ़ लेते हैं। पहले सबसे अब वीबी, इस केस में वीबी को रिडंडेंट एक्शन कंसिडर कर लेते हैं और इसको हटा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो दिस बीम इज इक्वल टू दिस बीम। तो इसमें आपको देखिए हमने इसमें क्या किया है, सपोर्ट भी हटा लिया है। सही है, और इस लोड की वजह से आपके साथ ये बीम का डिफॉर्म शेप बन जाता है। ये सही है, ये मैंने बहुत बड़ा बनाया, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन ये बड़ा आपके लिए समझने में आसानी हो। अब इस पी की वजह से हम क्या करेंगे, हमने बी सपोर्ट हटाया इसलिए हम बी पॉइंट पर सब कुछ देखेंगे। इस लोड की वजह से आपके साथ जो बी पर जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो ये है, देयर इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी ड्यू टू अप्लाइड लोड पी। ये ब्रेकर में जो बना है तो ये किस वजह से ये लोड होता है, और ये लोड जहां लगता है आपके साथ, जहां लगा है दूसरा पॉइंट पर जहां पर आपके साथ लोड लगा है, तो वो पॉइंट को फिलहाल मैंने इसे पी नाम दे दिया कि आपके साथ यही लोड इसमें लगता है। सही है, तो दिस प्लस मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, हमने इसमें दोनों को ऐड करते हैं तो उसके सम से आपके साथ जो रिजल्ट आएगा वो इधर से भी आएगा। सही है, यानी आपका दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये आपके साथ फॉर एग्जाम्पल ये वही है। इस केस में आप जो है इस पी को हटा लेते हैं और इस रिडंडेंट एक्शन को इधर लगा लेते हैं। सही है, पहले केस में आपने रिडंडेंट को यानी सपोर्ट को हटा दिया था और पी लगाया था। इस केस में आप पी हटा लेते हैं और वही रिडंडेंट एक्शन इधर लगाए तो आपके साथ डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्म शेप बीम की ये बनेगी, और बी पॉइंट पर इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ये वाली हो जाएगी, डेल्टा बी ड्यू टू बी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपके साथ 1 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। सही है, सो इसके लिए वन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपको चाहिए होगी। वो क्या होगी, जो आपने रिडंडेंट एक्शन हटाए उस पर उसी पॉइंट पर आप लगा दें। सो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन विल बिकम डेल्टा बी इक्वल टू 0। दिस यहाँ पर आपके साथ पहले से कोई डेल्टा नहीं गिवन, डेल्टा बी आपके साथ सपोर्ट सेटलमेंट कोई नहीं हुई, आपके साथ स्टेबल फॉर्म में है, इसमें कोई जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस हुई, सेटलमेंट नहीं हुआ है इसमें, तो आपके साथ इधर क्या है, डेल्टा बी 0 है। सही है, सो यहाँ डेल्टा बी इज इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा बी आपके साथ जो इधर है जो 0 है असल में, तो वो है इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा बी ड्यू टू पी, ये नीचे डायरेक्शन में है तो इसको अगर मैं प्लस कह दूं और ये ऊपर डायरेक्शन में इसको माइनस करूं तो एक दूसरे अगर डेल्टा बी ड्यू टू पी माइनस डेल्टा बी ड्यू टू वी कर ले तो आपके साथ आंसर 0 आना चाहिए। सही, जो आपके साथ ओरिजिनल स्ट्रक्चर में भी इधर है। सही है, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा बी ड्यू टू पी, इधर आप लोड की वजह से माइनस डेल्टा बी ड्यू टू वी, तो आपके साथ जो है इसका आंसर डेल्टा बी की यानी वैल्यू आ जाती है। यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि आपके साथ जो इधर डिस्प्लेसमेंट होगी वो बराबर होगा इसके लोड की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्लस इस रिडंडेंट एक्शन की वजह से डिस्प्लेसमेंट। सही है, डेल्टा बी की वैल्यू आप लगा लें तो आपके साथ ये वाली इक्वेशन बन जाती है। दिस इज ए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सही है, तो आप क्या करते हैं, आप इस केस में वी बी को इक्वेशन को यानी वी बी को आप फाइंड कर लेते हैं। वी बी को आप कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से आप इसको फाइंड कर लेते हैं। सही है, और उस वी बी को इधर एज एक्सटर्नल लोड लगा लेते हैं, एज ए एक्सटर्नल लोड, जैसे इसकी ये वाली वी बी की वैल्यू आप पहले फाइंड कर लेते तो वो वी बी आप इधर अप्लाई कर लेते हैं, तो इधर एक आपके साथ वी बी का लोड लग जाता है, एक इधर आपके साथ एक्सटर्नल लोड भी लग जाता है। तो आपके साथ कितने अननोन रह जाते हैं, एच ए, वी ए और वी सी, क्योंकि वी बी आपने इधर फाइंड कर लिया है। तो आप एच ए, वी ए और वी सी को इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब दूसरी चॉइस की तरफ आ जाते हैं। इस चॉइस में हम इधर रिडंडेंट एक्शन को वी सी को रिडंडेंट एक्शन कंसीडर कर लेते हैं। आपके साथ मुख्तलिफ चॉइसेस हो सकते हैं, आप किसी से भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी एक से सॉल्व कर लें, आपके साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सही है, इस केस में दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू दिस बीम। सबसे पहले आप इस सपोर्ट को हटा लेते हैं
तो और लोड की वजह से उसी पॉइंट पर आपके साथ डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाती है जिस पॉइंट से आपने सपोर्ट हटाया है, सही है। तो डेल्टा सी डिस्प्लेसमेंट एट सी ड्यू टू अप्लाइड लोड पी, सही है। दिस प्लस दिस स्ट्रक्चर, इस केस में आपने पी हटा दिया है और आपने नीचे से वही रिडंडेंट एक्शन वीसी अप्लाई कर लिया है, तो इस वजह से आपके साथ जो बीम की डिफॉर्म शेप आ जाएगी वो ये वाली डिफॉर्म शेप आ जाएगी, सही है, ठीक है। फिलहाल आप डिफॉर्म शेप के जो है इसके डिटेल में ना जाए, कंफ्यूज ना हो, अपने आप को कंफ्यूज ना कर ले। ये असल में जो है ये ए सपोर्ट बी जो है मोमेंट रेजिस्ट नहीं करते, इसलिए इधर आपके साथ रोटेशन आएगी, तो इधर भी आपके साथ रोटेशन आई है, इधर भी रोटेशन, इधर भी रोटेशन। अच्छा, अब हम इसका कंपेटिबिलिटी इक्वेशन आपके साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने इस रिडंडेंट एक्शन इधर जो है जूम किया, इसलिए आप कंपेटिबिलिटी इक्वेशन भी इधर ही अप्लाई करेंगे। डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा सी ड्यू टू पी माइनस डेल्टा सी ड्यू टू वी। इससे आपके साथ क्या हो जाएगा, डेल्टा सी की वैल्यू, सॉरी वी सी की वैल्यू आपके साथ मिल जाएगी, और उस वीसी को आप इधर एज एक्सटर्नल लोड इधर लगा लेते और इधर लगा लेते पी, ये पी लोड लग जाता है और वीसी इधर जो है आपके साथ लोड लग जाता है, आपके साथ सपोर्ट नहीं होता, आपके साथ अननोन ले जाते हैं एच ए, वी ए और वी बी, और आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक बीम है, प्रोप बीम है, इधर फिक्स सपोर्ट है, इधर आपके साथ रोलर सपोर्ट है। तो अगर आप देखते हैं ये भी आपके साथ 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, सही है। आपके साथ इधर 3 है, 3 अननोन है, इधर 1 अननोन है, 4 अननोन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है आपके साथ, तो 4 माइनस 3 आपके साथ 1 डिग्री आ जाता है। तो अब इसमें भी आपके साथ 2 चॉइसेस हैं, तो आप या इस सपोर्ट को हटा, इस सपोर्ट को हटा ले तो आपके साथ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका मतलब है कि आप ए को रिडंडेंट एक्शन ले लें, या इधर आप एम बी को हटा लें। तो एम बी जब आप हटा लेते तो आपके साथ ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल रिएक्शन कौन जो है प्रोवाइड करता है, हिंज सपोर्ट। इसका मतलब है फिक्स से जब आप हिंज सपोर्ट बना लेते तो आपके साथ भी जो स्ट्रक्चर है या बीम है डिटर्मिनेट बन जाता है, और उस केस में आपके साथ रिडंडेंट एक्शन क्या होगा, एम बी होगा, और इस एम बी को हम एज आ जो है इसको अप्लाई करते वगैरह यूनिट एक्शन वगैरह उसकी डिटेल में बाद में आ जाते हैं, सही है। तो सबसे पहले वी ए को रिडंडेंट एक्शन चॉइस 1 में जो है लगा, इसको कंसिडर कर लेते हैं। जब आप रिडंडेंट एक्शन ये कंसिडर कर लेते हैं इसका मतलब है आप इस सपोर्ट को हटा लेते हैं। तो दिस बीम इज इक्वल टू दिस इज चॉइस 1, और इस चॉइस 1 में आपके साथ वी ए आपने सपोर्ट ए रिमूव कर लिया है, उस लोड की वजह से आपके साथ ये वाली डिफ्लेक्टिव शेप आ जाएगी, और ये जो है ये स्मूथ होती है, लेकिन ये असल में स्मूथ बनी नहीं है, लेकिन ये स्मूथ कर्व है, सही है। और इसकी वजह से, इस लोड की वजह से, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसकी वैल्यू क्यू है। तो इधर आपके साथ इस लोड की वजह से चूंकि आपने रिडंडेंट एक्शन जहाँ से हटाए उसी पर आप डिस्प्लेसमेंट पर फाइंड करते हैं, सही है। कंपेटिबिलिटी को जो है लगाते हैं, तो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट एट ए ड्यू टू अप्लाइड लोड क्यू। दिस स्ट्रक्चर प्लस, इस केस में आप क्या करते हैं, ओरिजिनल लोड हटा लेते हैं और इस रिडंडेंट एक्शन को अप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आपका रिफ्लेक्टिव शेप बीम का ये बन जाएगा, और इधर आपके साथ डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगी, सही है। तो इसकी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन आपके साथ क्या हो जाएगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0 और डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए ड्यू टू क्यू माइनस डेल्टा ए ड्यू टू वी। आप किसी को भी प्लस माइनस कर ले, मैंने नीचे डायरेक्शन को प्लस का है, ऊपर डायरेक्शन वाले को मैंने जो है माइनस का है, इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से आप इस वी ए को फाइंड कर लेते हैं, यानी आपके साथ जो ये वैल्यूज है वर्चुअल वर्क, इसकी डिटेल में आप फिलहाल ना जाए, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इस इक्वेशन के यानी डेल्टा ए ड्यू टू क्यू इस लोड की वजह से आ रहा है आपके साथ, इसकी वैल्यू आप इधर लगा ले, और इधर आपके साथ ये इसको आप जो है फाइंड कर सकते हैं इन डिटेल में जो है एनालिसिस और जो है तरीके है, कंजुगेट बीम मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, उसके जो है हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं ये डेल्टा ए ड्यू टू क्यू, डेल्टा ए ड्यू टू वी, इनकी वैल्यूज आप इधर पुट कर ले और उससे आप वी को फाइंड कर ले। अब इस वी को आप एज एक्सटर्नल लोड इधर लगा लें, यानी आपके साथ ये अब इसके साथ इसकी वैल्यू आ गई है, क्यू और एल की वैल्यू आपके साथ है, तो आप वी लगा लें, वी की वैल्यू है आपके साथ, वी को आप इधर लगा लें, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से आप वी बी, एच बी और एम बी फाइंड कर लें, या मैट्रिक्स तरीके से आप इसको फाइंड कर लें। हम इस प्रॉब्लम में मैट्रिक्स तरीके से भी फाइंड करेंगे, तो बाद में इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से भी वी बी, एच बी, एम बी को फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख ले तो आपके साथ ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि आपके साथ जो ये वी है आपने इसको कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से फाइंड कर लिया है। So this becomes a determinate structure and we can solve that by equilibrium equation. इसमें इसका चॉइस 2 है, मैंने इसका आपको बताया कि इसका चॉइस 1 में हमने क्या करी, सपोर्ट ए को हटा देता है, चॉइस बी में आप क्या करेंगे,
इस फिक्स सपोर्ट को हटा लेंगे, उसकी जगह हिंज सपोर्ट लगाएंगे। तो हिंज सपोर्ट जब आप लगाएंगे उसका मतलब आप इस MB को रिडंडेंट एक्शन लेंगे, क्योंकि आप जब एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं या आप किसी सपोर्ट को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप जो है वो एक्शन उसको रिडंडेंट एक्शन लेंगे। यानी इस पिछले केस में हमने इसको सपोर्ट को हटाया था, तो ये सपोर्ट क्या रेजिस्ट करता है, ये वाला, सही है। इस केस में हम इससे हिंज सपोर्ट बनाएंगे, सही है। सो दिस इज 180 डिग्री इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, और इसमें हम इस MB को रिडंडेंट एक्शन ले रहे हैं, सही है। इसके मुख्तलिफ चॉइसेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा चॉइस ले रहे हैं, सही। आंसर आपके साथ सेम आएगा। तो इस केस में हमने क्या कर लिया, इस MB को हटा लिया है। तो जब आप MB हटा, इसका मतलब है आपका बीम MB यानी मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, तो आपके साथ कौन सा सपोर्ट बन जाता है, मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, वो हिंज सपोर्ट आपके साथ बन जाता है। ये स्टेबल भी है, सही। तो आप क्या करते हैं, जब इस लोड की वजह से आपके साथ ये वाला डिफॉर्म शेप बन जाता है। अब इसमें एक और बात जो है काबिल गौर वो ये है कि पिछले केस में हमने इसको हटाया था, इस वर्टिकल रिएक्शन को या सपोर्ट को हटाया था। तो इस केस में हमने इसको इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से उसका कोरिलेट करते थे। लेकिन इस केस में हमने मोमेंट को हटा दिया, तो जब आप मोमेंट की वजह से आपके साथ बीम में जो है रोटेशन प्रोड्यूस होती है, तो आप इसको एक रोटेशन डिग्री में जो है यानी इसमें एंगल्स यानी रेडियंस में आप इसको क्या करते हैं, शो करते हैं, सही। तो इसकी वजह से ये फॉर एग्जांपल इसका जो स्लोप है टेंजेंट लाइन से लग जाए, तो इस टेंजेंट से और इसके दरमियान बीम के दरमियान जो आपके साथ जो रोटेशन आएगी वो इस लोड की वजह से कितनी है, उसको हम नाम दे रहे हैं थीटा BQ। ये रेडियंस में आपके साथ एंगल होता है जितनी रोटेशन आपके साथ प्रोड्यूस हो गई है, सही है, क्योंकि हमने इस अंदर मोमेंट की बात कर रहे हैं। जब आप जो है सपोर्ट हटा दें तो सपोर्ट की वजह से आपके साथ सेटलमेंट उसमें आती है, जो पिछले केस में इससे पहले चॉइस 1 में हमने कर दिया। सो दिस इज थीटा एट पॉइंट B ड्यू टू अप्लाइड लोड Q। प्लस इसके दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इस वर्टिकल लोड यानी सॉरी इस ये ओरिजिनल लोड है इसको हटा लेते हैं और आप रिडंडेंट एक्शन को लगा लेते हैं। तो इस MB की क्या होगा, आपके साथ जो बीम की डिफ्लेक्टिव शेप बन जाएगी ये वाली, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप लगाए तो आपके साथ भी बन जाएगी। तो इधर आपके साथ जो रोटेशन आई है वो है थीटा B ड्यू टू अप्लाइड लोड M। सो थीटा B ड्यू टू Q माइनस थीटा B ड्यू टू M, so this will give you the value 0, थीटा 0, सही है, क्योंकि इधर आपके साथ ओरिजिनल स्ट्रक्चर में भी थीटा 0 है। रिडंडेंट एक्शन सॉरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपके साथ क्या हो जाएगी, थीटा B इक्वल टू 0, क्योंकि आपने इधर इस केस में जो है रिडंडेंट एक्शन एज्यूम किया था पॉइंट B पर। सो थीटा B इक्वल टू थीटा B ड्यू टू Q माइनस थीटा B ड्यू टू M इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपके साथ इस वैल्यू में आप कंफ्यूज ना हो कि कहां से आ गई है, सही है। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क या कंजुगेट बिंग मेथड से इसको फाइंड भी कर सकते हैं। हम वो उस केस में हम नहीं जाएंगे, हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे बीम को, सही है। लेकिन आपको समझाने के लिए इधर ये मैंने जो है जूम किया कि आप इसकी वैल्यू इधर पुट कर ले और उससे आप M की वैल्यू फाइंड कर ले, और M भी आपके साथ एक्सटर्नल लोड होगा और आप इसको एज एक्सटर्नल लोड इस पर लगा ले, एक्सटर्नल मोमेंट इधर लगा ले। तो आपने क्या फाइंड करना है, इधर VA और VB फाइंड करना और HB भी आपने फाइंड करना। अगर आपके साथ कोई हॉरिजॉन्टल लोड लगा है तो आप इधर आपके साथ HB भी होगा। 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इधर आपके साथ HB है तो वो आपके साथ 3 अननोन्स हो जाएंगे, सही है। तो आपने क्या किया है कि इस केस में MB को रिडंडेंट डायरेक्शन को इस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर लिया और उसको एज एक्सटर्नल लोड, जैसे ये लोड लगा इसी तरह ये भी लोड लग जाता है, और इसको आप फाइंड कर लेते हैं इन VA और VB को और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। एक और एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं अभी। अब हम इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है यूनिट डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल हम बाद और एग्जांपल्स कर लेते हैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हम एक बात फॉर एग्जांपल आप कोई किसी चीज़ को आप जनरलाइज कर लेते तो आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का क्या मतलब है कि उसमें 1000 एक रुपये के सिक्के 1000 एक रुपये उसमें मौजूद है। तो सबसे पहले आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनाए, उसके बाद आप जितनी डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए होती है, जितनी लोड लगती है आपके साथ डिस्प्लेसमेंट वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि आपके साथ इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर इससे पहले स्लाइड में भी हो गए और आपने इस सपोर्ट को रिडंडेंट एक्शन ले लिया, तो आपके साथ जो ये लोड ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस केस में हमने ये वाला रिएक्शन जो है रिडंडेंट एक्शन यूज किया, V@A इज टेकन एज रिडंडेंट एक्शन। तो आपके साथ ये वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है या जो है रिलीज स्ट्रक्चर है, सही है, और ये डिटरमिनेट होता है। ये आपके साथ क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले आपको मैं बता दें कि हम सबसे पहले इस P को लगाते हैं
वो इधर मैंने लास्ट स्टेप में शो किया है, सही है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, रिडंडेंट एक्शन को अप्लाई कर लेते हैं। आप पिछले स्लाइड से देख सकते हैं कि रिडंडेंट एक्शन क्या जो है उस पर लगा लेते हैं। तो हमने इस केस में रिडंडेंट एक्शन इधर 1 एज्यूम किया, क्या 1 यूनिट डिस्प्ले, हम असल में 1 यूनिट की बात कर रहे थे, ताकि आपके साथ हम उसके बाद जो है जितनी आपको चाहिए हो तो उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो V1 आप इधर अप्लाई कर ले, तो इस 1 की वजह से आपके साथ जो डिस्प्लेसमेंट आएगी तो आप इसको डेल्टा 1 कह सकते हैं, या F11 भी कह सकते हैं, डेल्टा 1 भी। हम इसको बाद में F11 F12 बाद में जो है ये कहेंगे। आपके साथ स्ट्रक्चर इलास्टिक है तो आप 1 इधर अप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई डेल्टा 1 का मतलब है कि आपके साथ अगर ये पॉइंट 1 है, इस ए पॉइंट को मैंने 1 नाम दिया है, सही है। तो डेल्टा 1 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1 और लोड भी आपके साथ 1 लगाए, सही है, इस पॉइंट 1 पर लगाए, पॉइंट 1 पर आपके साथ लोड लगाए, सही है, पॉइंट 1 पर। ये 1 जो है ये 1 नहीं है, ये असल में इस पॉइंट को अगर आप 1 कह दें, 1 इस पॉइंट को ए की बजाय आप क्या कर ले 1 कह दें, तो डेल्टा 1 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू अप्लाई लोड एट 1, यानी पोजीशन भी लोड भी इधर 1 पर अप्लाई हुआ है, इस पोजीशन 1 पर। अगर आप v की कोई और वैल्यू डाल ले 1 की बजाय, तो आपके साथ अगर 1 की वैल्यू तो आपके साथ 1 मल्टीप्लाई डेल्टा 1 हो जाएगा। और आपके साथ कोई वी ए यानी 2 लगा ले, 3 लगा ले, 4 लगा ले, तो आपके साथ डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, वही 2 मल्टीप्लाई डेल्टा 1 या 3 मल्टीप्लाई जितनी आपने इधर वैल्यू लगाई इतनी आपके साथ क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। 1 लगाई तो आपके साथ ये 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट आएगी। अगर आपने 2 लगाया तो 2 के से 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, जितनी आपके साथ लोड लगा होता है उतना आपके साथ ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता जो है, लग जाता है, सही है। तो आप P लगा लें, इस स्टेप को जो है पहले करना चाहिए यानी इधर करना चाहिए था। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि P इसके बाद लगा लेते हैं, और उस केस में रिडंडेंट एक्शन हटा लिया हमने, P लगा लिया, तो P की वजह से आपके साथ पॉइंट A पर या पॉइंट 1 पर आपके साथ डेल्टा A ड्यू टू P ये वाला डिस्प्लेसमेंट आया है, सही है। तो हम इसकी कंपेटिबिलिटी को आपके साथ क्या होगा, डेल्टा A इज इक्वल टू 0 और डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A ड्यू टू अप्लाइड लोड P माइनस डेल्टा A ड्यू टू रिडंडेंट एक्शन V। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो आपके साथ V फाइंड हो जाता है और V को आप एक्सटर्नल लोड लगा लेते हैं।